गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स? हाउ आर यू? लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी में डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है। टॉप एडुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ एक बार फिर से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल की पढ़ाई में हम लोगों ने विचारधाराएं की बात कर रहे हैं हम लोग। विचारधाराएं किस किस तरीके की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से जो मॉडरेट थे, जो मेडिकेट थे, जो साधु और संतों की भाषाएं, जो भिक्षावृत्ति की राजनीति करते थे। उसके बाद फिर डियर दोस्तों हमने पढ़ा कि जो उसके बाद फिर किस तरीके से जो गरम दल का जो 20 सालों के बाद जो होता है उनकी विचारधाराएं पढ़ी। अब हम लोगों ने में क्या पढ़ना है? अब हम लोग फिर एक और इसी दौरान एक विचारधाराएं जो चल रही थी, जो व्यक्तिगत बहादुरी की, जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, तो हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत बहादुरी का दौर, गदर। ठीक है ना? गदर पढ़ेंगे हम लोग। और व्यक्तिगत बम और पिस्टल की राजनीति जो हो रही है, जो सोच है, जो युवा है, जिनकी सोच है, इसके बारे में हम लोग माय डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी में डियर दोस्तों। आप एक बार जान जाए कि वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये अनअकैडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है डियर दोस्तों। एंड व्हाट यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म? यू विल गेट माय डियर फ्रेंड्स डेली लाइव क्लासेस, जैसे कि रोज मेरे साथ आप लाइव क्लासेस में रहते हैं। डेली लाइव क्लासेस, चैट विथ योर एडुकेटर, इंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर एनी टाइप ऑफ डाउट। जो है आप अपना डाउट को मेरे साथ बातचीत करके आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। एंड आंसर पोल्स है इसमें, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ। ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, सीएससी एंड आईएएस। एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप देख सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, यानी आप अपने जो भी तैयारियां आपकी चल रही हैं यूपीएससी के लिए, इसकी पूरी आप पुनर्मूल्यांकन जो होता है इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, विथ आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, गेट डिटेल्स एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 जो एक्सेस है इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। जैसे कि आज इन केस अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कल हमने जो पढ़ाया था आप लोग को, जो विचारधाराएं की राजनीति, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरीके से विचारधाराएं हैं, अगर आज आप लोग पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी विचारधाराएं, व्यक्तिगत बहादुरी की विचारधाराएं, तो आप जो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यह है कि आप जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। आप पीछे भी जाके रिवाइज कर सकते हैं कि जिस तरीके से विचारधारा की जो बातें हम कंटिन्यू पिछले लेक्चर में बताया हमने कि किस तरीके से उदारवादी विचारधाराएं क्या थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पे, नरम दल के लोग जो थे, गरम दल के लोग थे, उनकी क्या विचारधाराएं थी, उन्हीं के ब्रांचेस से कैसे फूटता है, ब्रांचेस आगे बढ़ता है। और जो गरम दल की जो विचारधाराएं थी, बाद में आके जब महात्मा गांधी अपने बागडोर संभालते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इन विचारधाराओं को किस तरीके से को रिलेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब ये जानेंगे हम लोग जो क्रांतिकारी, तो यही अनलिमिटेड एक्सेस है आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे माय डियर फ्रेंड्स। और आप अन्य अकेडमी लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको स्पेशल क्लास प्लस क्लास जो है वो पढ़ने का मौका डियर फ्रेंड्स मिलता है आप लोगों को। तो चलिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और फिर हम लोग जो है पढ़ाई शुरू करते हैं। यूपीएससी सीएससी आईएएस बनने की जो तैयारी है जो इस प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। कि मेरे बारे में अगर आप जानना चाहें तो अबाउट मी माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज Navneet Sharan, history honors, post graduation diploma in mass communication, 1 year post graduation Buddhist and Chinese studies from दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड मोर देन 1 decade से भी अधिक समय से दिल्ली के आईएएस इंस्टीट्यूट जो है उसमें पढ़ाने का मौका मिला है मुझे। और इसी जो अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। और आप अगर जुड़ना चाहें तो अनअकैडमी _NAVNEETSHARAN के साथ
आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप अपने जो भी क्वेरीज हैं आपकी उसे या नोटिफिकेशन जो आपको मिलता है मेरे प्रॉपर क्लास के टाइमिंग का और कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पे आज पढ़ाना है इसके बारे में आपको जानकारी अनअकैडमी_, नवनीत शरण पे आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, तो आप देखें कि 100+ टॉप एडुकेटरों की टीम जो है, जिसमें ऑलरेडी कई सारे यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए लोग हैं, वो आपके वेल डिजाइन सिलेबस कैसा होना चाहिए, आप लोगों को क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे इस बार काफी यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इनोवेशन, ये जो टीम है 100+ की बहुत सारे इनोवेशन करके जो है वो पूरे तरीके से सिलेबस डिजाइन करती है और एग्जाम को बिल्कुल लाइन लेंथ के साथ पढ़ाने की जो कोशिश करती है, जो अपने अपने फील्ड के सारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ पढ़ने का मौका मिलता है। डियर दोस्त, तो आप देखें कि आप कंप्रिहेंसिव सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पे, यानी कि यूपीएससी सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जो है पूरे कंप्रिहेंसिव सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है आपको, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको पढ़ने का मौका मिलता है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एनसीईआरटी पूरे समराइज्ड वे में, एनसीईआरटी चूंकि बेस बुक माना जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते भी हैं, हम लोग बार बार आपसे चर्चा भी करते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर ऑप्शन कोई भी लेते हैं तो आपको ये बेस बुक पढ़ना बेहद ही जरूरी है। और खासकर अगर पूरे, चूंकि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, जो जीएस का प्रिपरेशन है, वो एनसीईआरटी में चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर तरीके की चीजें को आपको पढ़ने की जरूरत होती है एनसीईआरटी। तो समराइज्ड वे में एनसीईआरटी भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको डियर दोस्तों पढ़ने का मौका मिलता है। फिर देखें कि हिस्ट्री, हिस्ट्री आप ऑप्शनल, ऑप्शनल कोर्सेज, जो भी ऑप्शनल कोर्सेज है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स इस प्लेटफॉर्म पे डियर दोस्तों आपको करेंट अफेयर्स है पढ़ने को, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग स्किल, यानी कि किस तरीके से जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रीलिम्स जब फाइनल कर लेते हैं हम, तो कैसा आपको जो मेंस लिखने का जो तरीका होता है, इस तरीकों को भी जो अनअकैडमी के 100+ टॉप टीम जो है वो आपको आंसर राइटिंग कोर्सेज भी कराती है, आपको बताती है किस तरीके से जो है आंसर लिखने में सटीक आंसर भी होता है और मार्क्स एक्यूरिंग भी होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों ने जान लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर जीएस सब्सक्रिप्शन कोर्स अगर आप लेते हैं, प्लस कोर्स, इसमें दो कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, एक प्लस कोर्स है, एक आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स में आप देखेंगे कि लाइव क्लासेस आपको यूपीएससी सीएससी के टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल आप लोग को मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे। यूपीएससी सीएससी में अगर चूज करते हैं प्लस जो है, इसमें 1 मंथ का अगर 10% डिस्काउंट के लिए NAV01 कोड आपको लगाना होता है। 1 मंथ का जो जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है आप यहाँ पे देखेंगे तो 8100 रुपी, और जीएस का, पूरे जीएस की बात हो रही है यहाँ पे, 3 मंथ्स का जो कोर्स है आप देख सकते हैं 20,250, और 6 मंथ का 36,450, और पूरे 1 साल पढ़ाई करते हैं साथ में, और यूपीएससी के लिए जरूरी भी है तो 44,550, इसके लिए भी आपको NAV01 कोड लगाने की जरूरत होती है। 24 मंथ का भी प्लान है, 36 मंथ का भी प्लान है, किसमें, तो यूपीएससी सीएससी का जो ये प्लस कोर्स है इसमें। और इसमें आपको हमने पहले ही बताया लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, स्ट्रक्चर शेड्यूल जो है ये, और फिर आगे जो पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक जो है डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो आइकनिक कोर्स है इसमें आपको मिलता है जीएस सब्सक्रिप्शन का। इसमें आपको अगर जीएस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं आप आइकनिक कोर्स में तो 62,550, और 24 मंथ का 96,300, और 36 मंथ का जो है 1,26,900 के करीब में आता है। और इसमें NAV01 कोड लगाने पे जो आपको 10% का जो डिस्काउंट है, इसके बारे में हमने पहले बताया भी है आपको डियर फ्रेंड्स। और इसमें देखिए कि यूपीएससी सीएससी का अगर प्लान चूज करते हैं आप,
तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनलाइज कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, यानी कि आप देखें कि पर्सनल कोच की जो भूमिका होती है ये बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोच नहीं होगा, अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसा सिलेबस जो है यूपीएससी का, आप देख सकते हैं इस सिलेबस में जो है आप ठीक से अगर समझना है इन सिलेबस को, पर्सनल कोच आपको टाइम टू टाइम जो है बारीकियों को बताते रहेंगे, कैसे आपको यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन करना है। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। स्टडी प्लानर है, आपकी स्टडी जो है किस जैसे ऑप्शनल आपने चूज किया, जीएस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों को आपको पर्सनल रूप से गाइड गाइड करते हैं। पर्सनलाइज फीडबैक है। तो ये आइकॉनिक कोर्स है, इस आइकॉनिक कोर्स में आपको ये सब चीजें फैसिलिटीज मिलता है। अगर आप यूपीएससी सीएससी जीएस का जो सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये पता हो गया। चलिए आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन लें और फिर हम आगे की पढ़ाई जो है वो शुरू भी करेंगे। और आज हमने जो बताया आपको कि किस तरीके से विचारधाराएं की बात हम लोग करेंगे, और विचारधाराएं जो दो विचारधाराएं हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताया, अभी भी बताएंगे कि कैसे ये विचारधाराएं किस तरीके से थी, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ये विचारधाराएं थी उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। और जो ऑप्शनल अगर चूज करते हैं, जो मेरे साथ ऑप्शनल कोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इस ऑप्शनल कोर्स में जो है आपको 1 मंथ का प्लान, 6 मंथ का और 12 मंथ का प्लान जो है 24,750, और आपको NAV01 कोड लगाने पे जो है वो 10% का डिस्काउंट मिलता है ना। आप लोगों को तो पता है, काफी सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, और आप लोगों भी एक बार सब्सक्रिप्शन लेके और इसे यूपीएससी सीएससी का जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ही ब्लैंक है, इसमें हम आपको बताते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, विचारधारा है। चूंकि विचारधारा, ठीक है ना, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिस तरीके से चला, आप लोगों ने पढ़ा कि 1885 में, जब 1885 जो कल यही पढ़ाया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, तो क्या होता है यहाँ पे जो है, यहाँ से 1885 से 1905 तक जो मैंडेट्स थे, जो मॉडरेट थे, मॉडरेट इनका कब्जा रहता है। इनके मॉडरेट जो है, मॉडरेट पॉलिटिक्स क्या थी, जो हमने कल आपको बताया थी बात, किस तरीके से इसको गर्म दलीय जो थे वो क्या कहते थे, वो भिक्षावृत्ति की। आप लोग मेरे साथ रूबरू रहते हैं हर बार सुबह 9 बजे करीब में, जो कि मॉडरेट की जो राजनीति थी उसके बारे में, भिक्षावृत्ति की, यानी कि इनका जो विचार था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो मांगने की पद्धति थी, वो याचना की पद्धति थी, और छोटी छोटी चीजें, स्वराज की कोई कल्पना ही इस समय जो है नहीं की गई थी। एक विचारधारा ये चली, और इसके बाद जैसे ही 1905, यानी कि पूरे 20 साल, जो कल क्लासेस में 20 साल के बाद जो यंग तरुण लोग जो थे, यंगस्टर यानी कि यंग ब्रिगेड जब आया इसमें, और यंग ब्रिगेड के बारे में आप लोग को पता ही है, मशहूर है, लाल, बाल और पाल, जो बराबर चर्चा में भी आप लोग सुनते हैं और आप लोग को जानकारी भी है। तो यहाँ पे जो स्वशासन के लिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोगों का अपना एक विचारधारा है जब आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा जो मेंडिकेट से हटके, जो मॉडरेट से हटके, जो नरम दलियों से हटके विचारधाराएं थी जी, जो 1905 में हमने पढ़ाया था कि बंग बंग मूवमेंट जिस तरीके से हुआ, और ये गरम दलिये चाहते थे कि बंगाल का जो स्वदेशी मूवमेंट है ये पूरे देश में ले चला जाए, ठीक है ना, पूरे देश को अब उद्वेलित किया जाए। चूंकि ये जो मॉडरेट थे वो सिर्फ ऊपरी सतहों पे थे, जो इनका आंदोलन, इनकी राजनीति जो थी वो कथित जो है लिटरेट वर्ग में थी, अंदर तक ये जो आम जन से नहीं जुड़ पाए थे। तो यहाँ पे जैसे ही विचारधारा, जो हमने गरम दल की बातें की, तो इनकी विचारधाराएं जो थी वो कहाँ तक थी कि उद्वेलित किया जाए, आंदोलन खड़ा किया जाए। क्योंकि भंग भंग मूवमेंट के समय ये सा परिदृश्य देखा गया था, ये विचारधारा है। और इसी से इंटरलिंक करके हमने बताया था आपको कि 1929 में, ठीक है ना, 1929 पढ़ाया था हमने, 1929 लाहौर अधिवेशन के बारे में बताया था हमने आपको। लाहौर अधिवेशन में जो है, जो पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे की गई,
पूर्ण स्वराज की बात, तो इसकी शाखाएं या जो जड़ जो कहेंगे इसको, जो मूल रूट में ये लाल बाल और पाल का जो मूवमेंट था, जो गरम दल के लोग थे, इसी समय ये बातें उठी। यहीं पे जो है रचनात्मक कार्य, तो यहाँ पे 1929 में जो हमने बताया कि पूर्ण स्वराज की बात अगर आती है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जब आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये विचारधाराएं इसी से शाखा से इस बीच जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो आज जो हमने पढ़ाया ये पढ़ाया आपको, और आज जो पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारी विचारधारा। आप लोग काफी उद्वेलित भी हो जाएंगे। क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी विचारधारा, आज का टॉपिक यही है, क्रांति की सोच, क्रांतिकारी विचारधारा और व्यक्तिगत बहादुरी का दौर। व्यक्तिगत बहादुरी का दौर है, यानी कि ब्रिटिश जो हुकूमत है उसी की भाषा में जो है अब हम उन्हें समझाएंगे। आजादी हम किस तरीके से लेंगे, तो जिस तरीके से वो दमनकारी नीतियां रखते हैं उन्हीं की भाषा में उन्हीं को समझाएंगे। यही है जो है, जो कहते हैं हम क्या, कि व्यक्तिगत बहादुरी का दौर, गदर का दौर, क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी विचार जो थे, ठीक है ना, जिसमें बम और पिस्टल की जो राजनीति है, इसके बारे में ही हम पूरी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी। चलिए, इट्स ओके। तो विचारधाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारी विचारधाराएं अगर पढ़ेंगे आप, तो सबके रास्ते जो हैं, अगर ये विचारधाराएं चली तो ये भी आजादी की तरफ विचारधाराएं जा रही हैं, अगर ये विचारधाराएं चली तो ये भी आजादी की तरफ, अगर क्रांतिकारी विचारधाराएं आ रही हैं तो ये भी आजादी की तरफ। ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही पार्ट है। हालांकि वही चीज है, विचारधाराएं किस आपकी भी जैसे है, सोच होती है सब किसी की, हमको किस दिशा में जाना है, पूरे डायरेक्शन को किस दिशा में ले जाना है। तो जो नरम दल के लोग थे वो नरम नरम टाइप से जो बातें करते थे, जो भिक्षावृत्ति जिसको कहते थे गरम दलिए, कि धीरे धीरे जो चीज मिलने वाला है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ले। और जैसे ही गरम दलियों का है, तो इन्होंने फोर्स जो है, वो फोर्स अप्लाई किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि हम हक अपना ले रहे हैं, हम थोड़ा सा लड़ के लेंगे, अहिंसक रहेंगे लेकिन थोड़ा सा लड़ के रहेंगे। और इसी में जो एक विचारधाराएं जो थी कि लड़ के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, आजादी वाली जो बात है कि हम ब्रिटिश हुकूमत की जो है उसी की भाषा में हम जवाब देंगे, गदर करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना करेंगे, अनुशीलन समिति की स्थापना करेंगे, गुप्त संगठन बनाएंगे, उसके बाद गुप्त संगठन छापेमार युद्ध करेंगे, हम लोग जो शिवाजी के टाइम में हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है। तो ये विचारधाराएं थी इनकी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि टॉपिक समझना बेहद ही जरूरी है। तीन तरीके के विचारधाराएं और बीच में जो शाखाएं फूट रही हैं इसके बारे में, और जो क्रांतिकारी विचारधाराएं, इसको हम लोग दो फेज में पढ़ेंगे। क्योंकि ये अगर 1913 से अगर शुरू हो रहा है, तो एक तो हम लोगों ने 1857 का जो गदर जो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है ना, 1857 की क्रांति के बाद, उसके बाद फिर 1900 में जो है किस तरीके से क्रांतिकारी विचारधाराएं आती हैं। उसके बाद फिर जो है 1930 के बाद साइमन कमीशन आपने 1927 में, जो साइमन कमीशन के को जिस तरीके से किसने, जो साइमन कमीशन की जो विरोध किया गया था, ठीक है ना, उस समय ही भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद इस तरीके के लोग क्रांतिकारी विचारधाराओं वाले आते हैं, और डायरेक्ट व्यक्तिगत बहादुरी में उस फेज को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले वाला जो फेज है, जो यहाँ पे इर्द गिर्द जो है 1919वीं जो 20वीं सदी का जो शुरुआती दौर है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए कि भारतीय राजनीति में गदर जिसकी बात की जा रही है, भारतीय राजनीति में गदर, ठीक है, सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व नहीं देने में नेताओं की असफलता। यहाँ पे क्या आ गया सामने, कि जनता को कुशल नेतृत्व नहीं देने के नेताओं, यानी कि इनकी जो विचारधाराएं यहाँ से अगर फूट के आई, जो हम बता रहे हैं आपको, नरम दल, ठीक है ना, यहाँ गरम दल। तो ये इनका यही कहना है, या इनकी जो सोच थी, कि जनता को कुशल नेतृत्व जो है
कौन नहीं दे रहा है? तो नरम दलीय नहीं दे रहे हैं। कुशल नेतृत्व कौन नहीं दे रहा है? तो गरम दलीय नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक विचारधाराएं जो फूटी वो क्रांतिकारी यानी व्यक्तिगत बहादुरी, यानी कि इनका विश्वास था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुई, लेकिन ये ब्रिटिशर्स जो हैं जिस नीति के तहत हम लोग चल रहे हैं, जिस नीति के तहत ये नरम दल और गरम दल अपना आंदोलन चला रहे हैं, इस नीति के तहत तो कतई जो है आसानी से जो है वो भारत को आजाद नहीं, गुलामी की जंजीरों से तो नहीं हटाया जा सकता है। तो इसी के कारण जो कुंठा उपजी, अब देखिए कि यहाँ स्पष्ट तौर पे इतिहासकारों ने लिखा है कि इसी के कारण जो कुंठा उपज रही है, जैसी बातों ने क्रांतिकारी जो है रिवोल्यूशनरी जो है, यहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे हम बार बार, लेकिन जो है इतिहासकारों ने इस तरीके से लिखा है। लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा को जो है यहाँ विचारधारा का जन्म इन्होंने यहाँ पे दिया। क्यों? तो कुंठा, अब देखिए कुंठित युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग ये सोच रहा है कि जो नरम दल और गरम दल जिस तरीके से राजनीति चला रहा है, इस तरीके से जो है आजादी नहीं मिलने वाली है। भारत माता की जो गुलामी की जंजीर जो बताते हैं ये थे लोग, तो इनको आजादी नहीं मिलने वाली है। तो इन्होंने एक भारतीय राजनीति में गदर का जो है एक कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए कि बंगाल के युवकों ने, जो हमने पढ़ा है, बंगाल के युवकों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्रवाई के सभी रास्ते बंद हैं। हताश होकर व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों में बम की राजनीति का सहारा इन्होंने ले लिया, यानी कि बंग भंग लाख आंदोलन हुए नरम दल और गरम दल ने लेके। यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे आप लोग चर्चा कर लें, ठीक है ना? बंग भंग मूवमेंट जो हुआ, बंग बंग भंग, ठीक है ना? यानी कि बंगाल का विभाजन जो हो रहा है कब? 1905 का ये जो दौर है। तो बंगभंग मूवमेंट में स्वदेशी आंदोलन चला, नरम दल गरम दल ने जबरदस्त रूप से पूरे देश में आंदोलन तो चला, लेकिन अल्टीमेटली मिला क्या? अल्टीमेटली यही हुआ, क्षणिक तौर पे अगर देखें 1905 में, तो बंगाल का बंटवारा कर दिया गया, बंगाल बट गया, जबकि विरोध हुआ, बहिष्कार हुआ सभी नरम दल के गरम दल के। तो यहीं से इन लोगों की जो कुंठा जो उपजी, जो बंगालियों में जो कुंठाएं देखने को मिली, यहाँ पे ये इन्हों के लग गया कि ये आंदोलन से जो है, इस स्वदेशी आंदोलन से और जनता के विद्रोह से और जो है बंगाल के का ही बंटवारा ही हो गया। तो फिर इस तरीके से इस कदम से थोड़ा सा इतर विचारधाराएं जो है वो विचार को अपने आप को उन्होंने चेंज किया। यही चीज हम बता रहे हैं कि किस तरीके से विचारधाराएं जो बदली। यहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि बंगाल के युवकों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्रवाई के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। हताश होकर व्यक्तिगत बहादुरी में लोगों ने बम की राजनीति का सहारा लेना शुरू किया। ठीक है, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये विचारधाराएं जब जान जाएंगे आप, तो आपको आमतौर पे हम बताते ही हैं कि फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की जो जरूरत है वो यहीं पे है, यही विचारधाराएं। और इसी तरीके से जो है क्वेश्चन इतने उलझाऊ हो जाते हैं कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक प्रीलिम्स में भी और आंसर राइटिंग स्किल में तो थोड़ी सी परेशानी हो ही जाएगी। इस वजह से, चूंकि बारीकियां हैं, सबकी सोच है, मंजिलें कहाँ है? एक जगह है, मंजिल यही जाना है, यूपीएससी आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन रास्ते जो हैं वो अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि निष्क्रिय प्रतिरोध, यहाँ पे जो हमने लिखा है, राष्ट्रवादी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ये भरोसा उनमें अब टूटने लगा था कि ये जो प्रतिरोध हो रहा है ये निष्क्रिय साबित हो रहा है। प्रतिरोध किस तरीके का? प्रतिरोध वही जो प्रतिरोध कर रहे हैं, जो नरम दल प्रतिरोध कर रहे हैं अपने वे में, अपनी राजनीतिक जो कॉन्सेप्ट लेके। ये जो गरम दल लाल बाल और पाल है, उधर फिरोज शाह मेहता, बदुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग हैं। तो ये प्रतिरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतिरोध जो है निष्क्रिय साबित हो रहा है। राष्ट्रवादी जो उद्देश्य है उसको प्राप्त इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो चलो क्या करते हैं, तो अब हम व्यक्तिगत बहादुरी दिखाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत के चूल हिला देते हैं। तो इनमें जो है जो चीजें जागृत हुई, यही है इनकी एक
विचारधारा है, जिस विचारधारा काफी इंपॉर्टेंस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला और कई सारे जो गाने हैं, जो देश पूरा जो उद्वेलित हो जाता है, भगत सिंह के नाम पे, बटुकेश्वर दत्त के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, जो यंगस्टर हैं जिस तरीके से यूनाइट होते हैं, पूरे उद्वेलित हो जाते हैं, तो ये वही उसी दौर के बारे में हम लोग, इसी विचारधारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा फैक्ट भी जान लीजिए आप लोग। मेरे समझ से आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे, किस तरीके से जो है ये विचार उत्पन्न हुआ। ठीक है ना समझ में चीजें, कि अगर दौर की हम चर्चा करें तो जो नरम दल के बारे में बताया, गरम दल के बारे में बताया, बंग भंग मूवमेंट में, अब यहाँ से जो युवाओं की जो कुंठा हुई, जो निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में जो उनका उद्देश्य, उनका दृष्टिकोण बदला, ठीक है ना। और इसमें अब हम आप पढ़ेंगे भी हम लोग कि जो विदेशों में जिस तरीके से हलचल चल रही थी, फॉरेन कंट्री में जो हलचल चल रही थी, जिस तरीके से विरोध हो रहा था, जिस तरीके से जो है आप देखेंगे कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है ना, उस समय से किस तरीके से प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये साम्राज्यवादी ताकतें जो हैं आपस में ही लड़ रही थी और आपस में ही पराजित हो रही थी। तो इससे इन लोगों को क्या हुआ कि ये ब्रिटिश हुकूमत जो बार बार कहती कहती थी कि हम ही जो है शासन चला सकते हैं, आप लोग निकृष्ट हैं, तो इनके अगेंस्ट में ये धाराएं जो है वो खड़ी हो गई। अब देखिए कि बम और पिस्टल की राजनीति, जिसको हमने पिछले क्लास में भी आपको बड़े ही करीने से बड़ी ही बखूबी आपको पढ़ाया था, तो बम और पिस्टल की राजनीति कैसी, तो बारिशाल सम्मेलन आप देखिए 22 जुलाई 19 सॉरी, ये 1906 है, 1906 याद रखिएगा, ठीक है ना, 1906, यानी कि बंगभग मूवमेंट को जो दबाया जा रहा है, तो इसी टाइम में जो है लिखी जुलाई को लिखी समस्या का समाधान जनता ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना। उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए आयरलैंड की रिवॉल्यूशनरी, याद रखिएगा, आयरलैंड की जो रिवॉल्यूशनरी व रूसी ध्वंसवादियों की जो विधियां थी, विधियों को विधियों को इन्होंने किसने अपना लिया, जो भारतीय जनमानस थी, जो व्यक्तिगत बहादुरी वाले जो लोग थे, वहां पे आयरलैंड के रिवॉल्यूशनरी व रूस की ध्वंसवादी जो विधियां थी, इनको इन्होंने भी अपनाया। ठीक, यानी कि अलोकप्रिय अधिकारियों का वध करना, यानी कि जो भी अलोकप्रिय अधिकारी कौन थे, जो ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, जो कि जो क्रूएल नीति के साथ, दमनकारी नीति के साथ जो है, देखिएगा दमनकारी नीति के साथ जो ये लोग करते हैं, जिसमें एक दमनकारी नीति आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों को पता भी होगा, क्या, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग, ठीक है ना। किस तरीके से जालियांवाला बाग में जो दमनकारी नीतियां थी लोगों की, ब्रिटिशर्स की जो दमनकारी नीति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आप लोग को पता है। तो यानी कि अलोकप्रिय अधिकारियों का वध करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है ना, जो व्यक्तिगत बहादुरी में जो क्रांतिकारी जो विचार, जो युवक जो क्रांतिकारी विचार रखते थे, इसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही ये मामला उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस चीज को आगे 1917 में जब हम आएंगे, और जिस तरीके से इस क्रांतिकारी, हर क्रांतिकारी विचारधाराएं को ब्रिटिश ने उनकी भाषा में जो है उनको दबाया गया, ठीक है, उनको उस आंदोलन को ही, उस विचारधारा को ही किस तरीके से दबाया गया। आप लोगों को याद है, फांसी के सूली पे लटका दिया जाता था उनको, थोड़ा सा भी ये करने पे उनको देश निकाला की सजा मिल जाती थी, रॉलेट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये राजनीति जैसे ही अपने चरम बिंदु पे आ रही है, तो इधर से जो है 1917 में जो है आपको महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा की विचारधाराएं भी इसमें आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें फूटती हैं। तो ये चार तरीके की जो विचारधारा है, और इसमें एक और विचारधारा है जो हैं, जो हमने पढ़ा है कि लेफ्टिस्ट, पूरे कम्युनिज्म को हमने पढ़ा है, कम्युनिस्टों के बारे में पढ़ा है, समाजवादियों के बारे में पढ़ा है, साम्यवादियों के बारे में पढ़ा है, हमने बताया है, तो वो भी एक विचारधाराएं थी। लेकिन इसे अभी हम लोग एक क्लियर करते हैं कि इसी सिलसिले के आरंभ में अगर देखें 1897 1897 में देखने को मिला, क्या देखने को मिला, चापेकर बंधु, ये बराबर आता है दामोदर व बालकृष्ण, इनको चापेकर बंधु के नाम से ये फेमस थे। पूना में दो बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों का इन्होंने कर डाला।
ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्रांतिकारी जो विचारधारा है, जो व्यक्तिगत बहादुरी की जो बात है, इन चापेकर बंधुओं में दिखा 1897 में, जब पूना में दो बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों को, और ये बदनाम ब्रिटिश अधिकारी थे कौन, तो प्लेग समिति के वहां प्लेग फैला था, प्लेग के कारण बहुत सारे लोग मरे थे, तो प्लेग समिति के प्रधान रैंड के साथ चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट एयरेस्ट को भी मार डाला। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये प्रधान जो प्लेग समिति के प्रधान कौन थे, तो रैंड थे। मारा किसने, तो चापेकर बंधु ने। चापेकर बंधुओं का नाम क्या था, तो दामोदर व बालकृष्ण नाम था। और मारा किसको किसको, तो रैंड के साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट एयरेस्ट को भी यहाँ पे रेफ है, ठीक है ना। एयरेस्ट को भी इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी दिखाते हुए एयरेस्ट को भी इन्होंने मार दिया। ठीक है, दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। और कहा जाता है, क्या कहा जाता है चापेकर बंधु के बारे में, कि तिलक, वही तिलक जिस गरम दलिये की जो बात कर रहा है, तिलक का लेख चापेकर बंधु को हिंसा के लिए प्रेरित किया, और यही जो है इन पे आरोप भी लगाया हिंसा के लिए। तो ये माना जाता है, कहा जाता है, इतिहासकार जो लिखते हैं कि तिलक जिस तरीके से जो उग्रवादी विचारधारा के जो थे, उग्र विचारधारा के जो तिलक थे, इनके जो लेख, जो इनकी पत्रिका छपती थी, उसमें इससे काफी प्रभावित ये चापेकर बंधु, जो दामोदर व बालकृष्ण, जो काफी इससे प्रभावित हुए थे और हिंसा के लिए प्रेरित हुए थे। तो किसको, जो प्लेग समिति का जो प्रधान है, ठीक है ना, जो रैंड है, उसको वध कर दिया, और लेफ्टिनेंट उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट एयरेस्ट को भी इन्होंने मार डाला। तो आप एक तरीके से इस विचारधारा के बारे में आप समझ रहे हैं कि अभी तक जो विचारधारा के बारे में हम लोगों ने नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ा, तो यहाँ हिंसा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हिंसात्मक गतिविधियां, बहादुरी की गतिविधियां जो हैं, जो आपको बदनाम ब्रिटिश अधिकारी जो हैं, उनके वध करने की तरफ आपको यहाँ इस टॉपिक में दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से, कैसे ये जो है विचारधाराएं, ऐसा नहीं है कि अगर इन्हें दबा दिया गया चापेकर बंधु को तो यहाँ खत्म नहीं, जितने तेजी से ब्रिटिशर्स जो है दबाते थे, उतने तेजी से ही ये और लोग भी जो है आंदोलनकारी जो है, क्रांतिकारी जो है, जो भारत माता को आजाद कराने के लिए व्यक्तिगत बहादुरी और अपने जान देने को भी तैयार होते हैं, जान को बाजी लगा के ब्रिटिश के साथ जो है वो लड़ाई करते थे। तो इनके बारे में अब देखिए कि क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन भी बनाया। गुप्त संगठन बना के, जो गुप्त संगठन का मतलब क्या है कि छापेमार युद्ध, आपने छापेमार युद्ध में जो है शिवाजी, काफी आप लोगों ने पूरे मिडिवल इंडिया में, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया में ही हम लोगों ने पढ़ा भी है शिवाजी राव को, तो शिवाजी को। तो देखिए कि क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन, ठीक। अब इसमें देखिए कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का आप लोग नाम याद रखिएगा, कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना उन्होंने की। यहाँ नहीं, कहाँ किया, तो लंदन में, ठीक है ना, यानी कि ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में स्थापना करते हैं। और 1904 में विनोय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारी का गुप्त संगठन इन्होंने वहां पे बनाया, ठीक। सावरकर ने मेजनी की तरुण इटली से प्रेरणा ली, कई बार आते हैं, प्रेरणा लेकर जो है गुप्त सभा, जिसका नाम जो अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, इन्होंने ही बनाया था। कौन, तो वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर ने ही, आपको याद होगा, 1857 में जो है वो उन्होंने ही कहा कि ये देश की जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, इसको इन्होंने प्रूव भी किया अपने शब्दों में। तो यही वीडी सावरकर हैं, विनय दामोदर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। और उधर श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे, और ये क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, ठीक है ना। 1909 में देखें, 1909 में मदन लाल ढींगरा, काफी नाम है इनका, शहीद करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बम और पिस्टल की राजनीति आप देखेंगे कि कर्नल वायली जो है, इनको आमतौर पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोली मार के हत्या कर दिए, बाद में हालांकि उन्हें फांसी पे लटका दिया गया, शहीद हो गए, और सावरकर को भी बंदी वहां पे बना लिया गया, ठीक है ना। अभिनव भारत सभा का दो कांड काफी मशहूर है, जो हमने बार बार चर्चा भी की है आपसे। कौन, तो अहमदाबाद, ये क्वेश्चन भी आते हैं, और सतारा षड्यंत्र केस, इसके बारे में भी हम लोग
जानते हैं कि अभिनव भारत जो है अहमदाबाद में 1919 और 1910 में जो है सतारा सतारा यानी महाराष्ट्र काफी मशहूर है। इन्होंने जो है ये जो गुप्त संगठन बन के ब्रिटिश के खिलाफ में जो छापेमार युद्ध किया, इसके बारे में। अब देखिए कि अनुशीलन समिति जो थी, इसके बारे में जो हमने अभी अभी बताया आपको कि अभिनव भारत पहला इंडिया हाउस लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा बनाते हैं। अभिनव भारत जो है तरुण इटली से प्रेरणा लेके जो गुप्त सभा बनी थी, कौन, वीडी सावरकर ने बनाया था। अब देखिए कि अनुशीलन समिति के बारे में भी जान जाए। ये समितियां भी जो थी वो क्या था, श्री वी श्री वी मित्रा ने अनुशीलन समिति ने 500 से अधिक गुप्त संगठन गुप्त शाखाएं ढाका में खोली थी। ढाका कौन सा जगह है, जो आज का जो बांग्लादेश है, वहां पे। अब देखिए समाचार पत्र क्या निकलता है। समाचार पत्र की भूमिका बहुत जबरदस्त थी पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अगर देखेंगे, एक बार हम लोग क्लास में लेंगे कि समाचार पत्र की जो क्या 1/3 जो थे वो आंदोलनकारी जो थे, जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो जर्नलिस्ट थे, वकील थे, ठीक है ना। समाचार पत्र संध्या, युगांतर जो बंगाल से निकलता था, महाराष्ट्र से क्या निकलता था, प्रमुख, काल, इनका महिमा मंडन करने लगे। इनका महिमा मंडन मीन्स के क्या, जो आपको जो क्रांतिकारी विचारधाराएं के लोग थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो व्यक्तिगत बहादुरी में विश्वास रखते थे, इनका महिमा मंडन ये लोग करने लगे थे। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर पुस्तक लिखा और क्रांतिकारी को संगठन करने का ये एक तरीके से केंद्र बन गया था, भवानी मंदिर, जो बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। ठीक है, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो अनुशीलन समिति की शाखाएं कितनी थी पूछा जाता है, तो हमने गुप्त शाखाओं की बात करें तो ढाका में ही जो है 500, ठीक है ना, 500 जो है 500 गुप्त शाखाएं सिर्फ और सिर्फ। आप देखें यहाँ पे शाखाएं कहाँ पे है, तो सिर्फ ढाका में है। तो आप सोच सकते हैं कि जो नौजवान थे, जो प्रवृत्तियां थी, जिस तरीके से वो नरम दल और गरम दल की जो राजनीति से जो है उद्वेलित होकर और व्यक्तिगत बहादुरी में जो है, तो इन सारे लोगों का इस क्रांतिकारी विचारधारा में उन युवकों का जो है वो आंदोलन से प्रेरित होते हैं और कई शाखाएं, कई गुप्त संगठन बनाते हैं और कई तरीके के जो पत्रिकाएं लिखी जाती थी, जिस पत्रिका की हमने चर्चा भी की, समाचार पत्र संध्या, बंगाल से युगांतर, ठीक है ना, काल, ठीक है ना, कौन कौन सा है हमने बता दें आपको, जो था संध्या, संध्या वन, ठीक है ना, काल, काल, ठीक है ना, और जो जो देखे क्या है, युगांतर, युगांतर। इसमें जो है इनकी जो है, जो भी क्रांतिकारी जो थे, जो भी रिवोल्यूशनरीज थे, जो थे, उनके कार्यों की प्रशंसा इसमें की जाती थी। इज दैट क्लियर। ऐसे तीनों तरीके के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इनकी विचारधाराएं जो हम अमूमन व्यक्तिगत बहादुरी के जो बातें बता रहे हैं, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से हम आए कि क्या है व्यक्तिगत बहादुरी किस तरीके की। तो खुदीराम बोस, जो जानते हैं आप लोग, खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में तो बखूबी हम लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार। तिरहुत कमिश्नरी का पार्ट होता था बिहार में जो है, ये जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने जज जो थे वहां पे किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर 1905 में स्टेशन के सामने, वहां जो स्टेशन है वहां पे जो है बम फेंका। बाद में चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम बोस ने को फांसी दे दी गई, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है मुजफ्फरपुर में जो है, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की बग्घी समझ के उस पर 1905 में ही बम फेंक दिया गया था। यानी कि यहाँ पे भी आप देखेंगे जो विचारधाराएं चल रही थी कि ब्रिटिशर्स को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में उनको समझाया जा सके। अब इस घटना ने जो है यहाँ पे पूरे देश को उत्तेजना फैला दिया। यानी कि खुदीराम बोस जो थे वो खुदकुशी कर लिए, ठीक है ना। बाद में चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम बोस को जो है जैसे ही फांसी दी गई, ठीक है ना, इसके कारण जो है इस पूरे घटना ने पूरे देश में उत्तेजना फैला दी। इस घटना ने जो है, इस घटना की तिलक ने जो है कंठ से जो इतिहासकार लिखते हैं काफी प्रशंसा भी किए थे। अब देखेंगे कि हौसला इतना बढ़ गया इन लोगों का,
इस कारनामे से कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर भी बम फेंका गया, जबकि हार्डिंग्स जो है हाथी पे बैठकर अपना एक समय में जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से जो है ये विचारधारा है, जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जो व्यक्तिगत बहादुरी का जो दौर है, किस तरीके से गुप्त संगठन बन रहा है, किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्र निकाल के इनका जो है वो गुणगान किया जा रहा है, ठीक। और बाद में ये शहीद भी होते हैं और इनको जो है क्रूएल तरीके से जो है लाके उनको दबाया भी जाता है। इस आंदोलन को पूरे तरीके से, इस विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही चीज जानने की जरूरत है कि विचारधाराएं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आजादी के लिए चल रही थी, तो इस विचारधाराओं को भी हमें समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट देखें, ये चाहते क्या थे और होता क्या था। ये सब कुछ अगर इनके नेगेटिव पॉइंट पे हम देखें कि जन क्रांति लाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। हालांकि बाद में जन क्रांति आया, लोग जो है इनसे जुड़े, नो डाउट कि अगर भगत सिंह को कुछ होता था, खुदीराम बोस को अगर हमने अभी ही चर्चा की, लेकिन इन्होंने जो है जन क्रांति, क्रांति जब तक नहीं हुई, जिसे पहचाना किसने, तो जिसे बाद में जो है महात्मा गांधी ने पहचाना और जन क्रांति लाके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में जो सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग करके उन्होंने जो प्रदर्शन और भूख हड़ताल, ये सब चीजें जो अपनाई उन्होंने, तो इन्होंने एक बात याद रख रहे हैं, जन क्रांति लाने की कोशिश नहीं की। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, यूरोप के अन्य शहरों में, ठीक है ना, मैडम भीखाजी कामा, अजीत सिंह उनके नेता थे और व्यक्तिगत बहादुरी का यही एक दौर था। और इन युवकों ने जन क्रांति लाने की कोशिश यहाँ पे जो है वो नहीं की। और जन क्रांति, चूंकि जन क्रांति आती, जनता जो है उद्वेलित होती थी। जब भी, क्यों उद्वेलित होती थी, तो जब भी ये कोई भी जो है ब्रिटिश को मारते तो जनता उद्वेलित होती थी। लेकिन ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के कारण जो है, ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के कारण इन्हें इनके आंदोलन को दबा दिया ही जाता था। चूंकि कुछ खास वर्ग के ही लोग थे, अगर जनता इनसे जन क्रांति अगर लाई गई होती तो इनको सपोर्ट भी मिलता और ब्रिटिशर्स भी जो इनके खिलाफ में जो राजद्रोह का मुकदमा चला देते थे, जिस तरीके से रोलेक्ट एक्ट लाके किसी भी सड़क पर प्रदर्शन करने वाले को भीतर कर दिया जाता था और बिना किसी अदालत में शामिल, अदालत में गए हुए ही, बिना न्याय विचार किए हुए ही, तो इनको एक बात आप लोगों को कंठस्थ याद करना पड़ेगा कि ये जो ब्रिटिश जो ये व्यक्तिगत बहादुरी के लोग वाले लोग जो थे, जन क्रांति लाने का कोशिश इन्होंने नहीं की, जो इतिहासकार अमूमन लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सशस्त्र विद्रोह का भी इन्होंने किस तरीके से, जो हम पहले से ही बता रहे थे कि जो विचारधाराएं इनमें पनप रही थी कि उन्हीं के भाषा में उन्हीं को जवाब देना, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स आंदोलन को दबा देते हैं, आंदोलनकारियों को दबा देते हैं, तो अब इन्होंने सशस्त्र विद्रोह यानी कि उनके साथ जो है बम और पिस्टल की जो राजनीति है, बम और पिस्टल से जो उनको डराने और धमकाने की बात है और उनको भारत को छोड़ के भगाने की जो बात है, इनमें यहाँ पे आप एक बार यहाँ देखें कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई थी, ठीक है ना। एक बार और सशस्त्र विद्रोह की योजना बाद में जब जय हिंद की सेना बनी थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाया था और वहां से वो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही नॉर्थ ईस्ट रास्ते से उसके और इंडियन आर्मी की जो गठन की थी उन्होंने, और ब्रिटिशर्स से उसे मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ भी इसके पहले भी आप देखेंगे कि जो व्यक्तिगत बहादुरी के जो लोग थे वो सशस्त्र विद्रोह की योजना बना रहे थे, ठीक है। अब यही है सशस्त्र विद्रोह कैसे होता है, तो गदर की जो बात कर रहे हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, कई बार हमने चर्चा भी की है, क्या है। तो अमेरिका, देखिए कि अमेरिका व कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। और ये गदर पार्टी की जो स्थापना होती है, आप समझ सकते हैं कि ये भी एक कहीं ना कहीं विचारधाराएं से ही प्रेरित है। वही विचारधारा है जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, व्यक्तिगत बहादुरी, क्रांतिकारी चीजें, ठीक है ना, रिवॉल्यूशनरी। ठीक इस पार्टी के सदस्य जो थे अधिकांश रूप से पंजाब के सिख थे, जो हमने पहले भी बताया। भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजी रोटी के लिए कहाँ गए थे, तो यहाँ अमेरिका और कनाडा गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों को एक गदर पार्टी की स्थापना करके यहाँ पे लोगों को संगठित किया गया, क्या,
तो भारत में सशस्त्र विद्रोह करने के लिए। ठीक है। अब इनके मुख्य नेता एक बार आप लोग देखें, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र, सोहन सिंह भाखड़ा गदर पार्टी के जो थे। अब इसमें आप लोग बखूबी ये समझ सकते हैं कि अगर मोहम्मद बरकतुल्लाह इस गदर पार्टी में है तो ये सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी। यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकी जो विश्वास थी, या प्रफुल्ला चाकी हो तो चाहे खुदीराम बोस हो तो, ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद बरकतुल्लाह हो तो यहाँ पे जो सोच है किसके लिए, भारत को गुलामी के जंजीरों से आजाद कराने की सोच है। यहाँ पे किसी तरीके के ये गदर पार्टी में जो है, इसमें सभी वर्ग और सभी जात पात धर्म से ऊंचे उठ के जो है वो चीजें स्थापना हुई थी, और उद्देश्य क्या था, सशस्त्र विद्रोह करने का। ठीक है। और ये लोग कौन थे, तो भूतपूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया गया। इनमें अधिकांश रूप से जो थे पंजाब के सिख किसान थे। ठीक। और इसमें क्रांतिकारी जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो अमेरिका में और कनाडा में। और चाहते क्या थे, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह की योजना बना रहे थे ये। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यानी कि अगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे, तो उनके सशस्त्र विद्रोह करके ही, जो बंदूक और पिस्टल की जो राजनीति से ही हम लोग उन्हें भारत को गुलामी से आजादी दिला सकते हैं। तो ये विचारधारा यहाँ पे फिर से आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि ये चाहते क्या थे। ठीक है ना। भले ही बाद में इसको सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके महात्मा गांधी, लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कमतर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। बड़े फ्रेंड्स, तो देखिए गदर पार्टी के बारे में एक जान जाइए। आप लोग जानते हैं, वैसे हमें पता ही है, जो गदर का मुखपत्र जो था, जिस तरीके से आपको आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद टिकट, आजाद हिंद की सेना जो थी, उसी तरीके से इनका मुखपत्र का नाम भी था गदर। पार्टी का मुखपत्र कौन था, तो गदर, नाम ही गदर था इनका। और इसके सिरे पे, यानी कि कई बार हमने बताया, जो सिरा जो था मास्टहेड जो था, इस पे क्या लिखा आता था, इसके सिरे पे लिखा हुआ था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये इसके सीने पे ये लिखा रहता था, ये स्पष्ट शब्दों में बताता था कि ये ब्रिटिश राज का दुश्मन है। मुखपत्र जो आता था गदर, और इसके सीने पे जो हमने बताया, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए जो इश्तेहार छपता था, सिपाहियों की आवश्यकता है। वहां पे जो सशस्त्र क्रांति के लिए जो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, वहां पे जो गदर मुखपत्र इनका आता था, जैसे कि आजकल भी कई सारे मुखपत्र आते हैं, आपको पता ही है कौन कौन से, पांचजन्य आता है वहां पे मुखपत्र के रूप में, जो ब्रिटिश आपको वो भी सामना भी आता है। तो इसी तरीके से जो है पार्टी का मुखपत्र गदर था, और भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता, जो इश्तेहार छपते थे, इश्तेहार। और ये आवश्यकता क्यों है, तो वहां पे, हाँ, क्रांति का क्षेत्र कहाँ होगा, अब इसमें देखिए कि इसमें क्या होता था, तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आजादी, लड़ाई का मैदान कहाँ, तो भारत। तो इसको आपको कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इससे ही आपको एक व्यक्तिगत बहादुरी की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर आप लोग व्यक्तिगत व्यक्तिगत बहादुरी की अगर बात की जा रही है आपसे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, तनख्वाह क्या देंगे, तो मौत, इनाम क्या होगा, तो शहादत, पेंशन क्या होगी, तो आजादी, लड़ाई का मैदान कहाँ होगा, तो भारत। तो इससे आप इस विचारधाराएं को जो है, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी जो विचारधाराएं हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं, और उद्देश्य भी समझ सकते हैं कि उद्देश्य क्या था, भारत को आजाद कराना, गुलामी की जंजीरों से तोड़ना। यहाँ उद्देश्य भी स्पष्ट है और विचारधाराएं भी स्पष्ट है। और क्यों हुई, जिसे हमने बताया कि जो नौजवानों में जिस तरीके से कुंठा हो रही थी, उसके बारे में ही, तो उसी के वजह से जो कुंठा, चूंकि इनका जो विश्वास था, जिस तरीके से आंदोलन चलाया गया, जिस तरीके से नरम दल का आंदोलन चल रहा था, और एक एक स्टेप तो बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई आगे, आजादी के बारे में कुछ दिखाई नहीं दिया इनको। फिर गरम दलियां आए, लाल बाल और पाल आए, स्वराज की बातें की उन्होंने, संविधान की बातें, अपने संविधान की बातें की, लेकिन फिर भी ये जो सोच थी, जो व्यक्तिगत बहादुरी वाले जो लोग थे, जो क्या कहेंगे, जो कोरेजियस लोग थे, इन्हें लगता था कि इस आंदोलन से हमें आजादी नहीं मिलने वाली है। इसलिए उनकी भाषा में जो है
वो सबक सिखाना होगा। और इसी वजह से जो है देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना, और इसमें क्लियर इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है कि ये चाहते क्या है, चाहते आजादी है। किस तरीके से, तो उनसे लड़ के लेंगे आजादी, उन्हीं के भाषा में जवाब देके आजादी लेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? या फ्रेंड्स? यस, आई थिंक सो। चूंकि हमने पिछले क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि नरम दलियों की राजनीति जो 1905 से लेके 1885 से लेके 1905 तक किस तरीके से नरम दलियों की राजनीति रही, किस तरीके से आजादी के लिए जो है वो कौन कौन सी मांग ब्रिटिश हुकूमत के साथ रखते थे, उनसे ही एक धारा जो एक शाखाएं फूटी वो गरम दल में जो कन्वर्ट हुआ, और गरम दलियों का क्या विचारधाराएं थी। और तीसरी धाराएं उसी समय इन पैरेलल जो है, हालांकि दो फेज में है, पैरेलल क्या चल रही हैं, तो इसमें वही चल रही हैं कि भाई गदर पार्टी का, अनुशीलन पार्टी का स्थापना करो। ठीक, तो अब आगे आए दोस्तों कि युद्ध का संकल्प क्या था। सशस्त्र युद्ध की जो बात थी, क्रांतिकारी युद्ध का संकल्प लिया। विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी इनकी, बार बार पूछा जाता था कि इनकी जो विचारधाराएं थी वो धर्मनिरपेक्ष थी। कहना यह था कि विदेश में इसलिए सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वे परतंत्र हैं, यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल ही विदेश में, अगर ये विदेश में जो हमने बताया कि वहां पे कमाने के लिए लोग गए थे, ठीक है ना, वहां व्यापार भी लोग करते थे, तो उन्हें जो है सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, और उनमें ये भावनाएं प्रबल हो गई थी कि अगर भारत आजाद रहता, भारत अगर गुलाम नहीं रहता, तो उन्हें भी सम्मान विदेशों में भी मिलता। मोहन सिंह भाखना क्या कहना है कि हम सिख या पंजाबी नहीं थे, यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है, कौन सी विचारधाराएं यहाँ पे आ गई, तो धर्मनिरपेक्षता की विचारधाराएं यहाँ पे आ गई, क्योंकि सोहन सिंह भाखना कह रहे हैं कि हम जो विदेश में हैं सिख या पंजाबी में नहीं बटे हुए हैं। ठीक है ना, हमारा धर्म देशभक्ति का था। ठीक है ना, देशभक्ति यानी कि भारत को जंजीरों की बेड़ियों को तोड़ने तोड़ने का था। मैक्सिको, जापान, चीन, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, हिंद चीन और पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में भी गदर पार्टी के सदस्य, यानी कि इनके ब्रांचेस को अगर देखें आप कि किस तरीके से ये अपने आप को सुसंगठित कर रहे थे, और किस तरीके से जो है वो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह करने वाले थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिको, जापान, चीन, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, हिंद चीन सभी जगह जो है ये लोग जो है वो गदर पार्टी के सदस्य की स्थापना, सदस्य वो बना रहे थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गदरपंथी जो थे हथियार और धन भेजने लगे थे, यानी कि इन्हें भी जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही वो ब्रिटिश हुकूमत पे सैनिक लेके जो थे आजाद हिंद फौज की जो सेना थी वो अटैक करने वाले थे, तो ये भी इन्होंने भी अगर चुना, क्योंकि इसी तरीके से इतिहास की जो जानकारी है कोरिलेट करके पढ़ने की जरूरत है कि इन्होंने भी जो चुना, जो हथियार हार और धन भारत भेज रहे थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही वो वक्त था जिसमें वो हथियार भेज रहे थे और सशस्त्र क्रांति वो भारत में करना चाहते थे। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। युद्ध लड़ना चाहते थे, जो हमने बताया आप, युद्ध किससे, तो ब्रिटिश हुकूमत के साथ। सैनिकों व स्थानीय क्रांतिकारियों के सहायता से युद्ध लड़ना चाहते थे। विदेशों में रहने वाले को भारत ले जाने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है ना, इकट्ठा कर रहे थे। पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 1915 में 21 फरवरी की तारीख भी तय कर दी गई थी। जो हमने बताया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही वो चाह रहे थे कि जब ये वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर में लगा रहे, तो हम लोग वहां पे एक तरीके से सशस्त्र क्रांति कर देंगे और भारत को जो है वो मुक्त करा लेंगे, जो व्यक्तिगत बहादुरी की जो सोच, जो विचारधाराएं की जो बातें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे कामागाटो मारू प्रकरण जो हुआ था, जिसके बारे में हमने पढ़ाया भी है, लेकिन चूंकि हम विचारधारा पढ़ रहे हैं इस वजह से हमने सोचा कि जो नरम दल गरम दल पढ़े तो क्रांतिकारी विचारधारा भी पढ़ लें, ताकि एक साथ जो विचारधाराएं हैं, जो आजादी के लिए जिस तरीके से जो
मशक्कत की जा रही है, तो एक साथ इन सबको क्लब करके आप लोग एक ज़हन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कहीं भी किसी तरीके का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि नरम दल क्या चाहते थे, किस तरीके की विचारधाराएँ थी, गरम दल क्या चाहते थे, किस तरीके की विचारधाराएँ थी और क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशनरी हैं, जो व्यक्तिगत बहादुरी की बातें करते हैं, उनकी विचारधाराएँ किस तरीके से थी और इसमें हम लोग को ये भी जानना है कि जहाँ तक जनमानस तक पहुँच की बात है, तो जो चौथी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ाया भी आप लोग को बता चुके हैं, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में एक दौर एक चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है, लेकिन बीच-बीच के जो प्रकरण हैं ताकि आपको कहीं न कहीं ये पूरा पढ़ाई के दौरान पूरे इतिहास के बारे में, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको स्थितियाँ स्पष्ट होती रहें। ठीक है दोस्तों, तो कामागाटा मारू विस्फोटक स्थिति, ठीक है, बाबा गुरुदत्त सिंह जापानी जनपद से कामागाटा मारू को लेकर भाड़े को लेकर 351 पंजाबी सिखों और 21 मुसलमानों को लेकर वैंकूवर नगर में पहुंच गए, जिसे आप जानते हैं। कनाडा सरकार ने बंदरगाह पे उन्हें उतरने की आजादी नहीं दी। बाद में वो लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में स्पष्ट हुआ कि पंजाब में रक्तपात होते होते बचा, कि अगर ये चले आते यहाँ पे तो जो गदर पार्टी जीत थी, जो कामागाटू प्रकरण की जो बातें करें, तो यहाँ सशस्त्र विद्रोह होना था और पंजाब जो था, पंजाब ही चुना गया था, जो हमने बताया आपको, तो यहाँ रक्तपात होना था और योजना की पोल खुल गई थी। इसी कारण पूरे रेजिमेंट को जो है वो तोड़ दिया गया और घुड़सवारों को, जो घुड़सवार तैयार किए गए थे, उसको फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है ना? तो इसके बारे में भी हम लोग जो है अब चर्चा करेंगे हम लोग पूरे ये कामागाटा मारू प्रकरण, और इसके साथ साथ हम लोग जो ये विचारधाराएं जो अभी की थी, अब हम लोग जो है आंदोलन भी ठंडा पड़ गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि हमें जो आगे ये पढ़ना है अभी कि दूसरे चरण का सूत्रपात, ये फर्स्ट फेज था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फेज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो साइमन कमीशन, ये किस साइमन कमीशन का जो विरोध होता है, कमीशन सेकंड फेज में, ये 1927 का जो दौर है, लाला लाजपत राय पे लाठी डंडे की जो बौछार होती है और जिस तरीके से भगत सिंह आते हैं, बटुकेश्वर दत्त आते हैं, चंद्रशेखर आजाद आते हैं, तो ये सेकंड फेज में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसको, इस कामाकाटा मारू प्रकरण के साथ साथ कि किस तरीके से आंदोलन ठंडा पड़ा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं सुबह 9 बजे करीब में। व्यक्तिगत बहादुरी का जो फेज है, जो सेकंड फेज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो देखिए कि यूपीएससी सीएससी का जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, ये आप अगर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ का प्लान 24,750, और ये क्या है, ऑप्शनल कोर्स के लिए है। ठीक, और 10% डिस्काउंट जो हमने बताया ही। और ये यूपीएससी का जो आइकॉनिक कोर्स है, इसे भी एक झलक आप लोग देख लें कि ये जीएस का सब्सक्रिप्शन कोर्स है आइकॉनिक का 62,550, और NAV01 कोड लगाने पे जो 10% तो हम बताते हैं आप लोग को दोस्तों। और कंप्रिहेंसिव सिलेबस भी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और 100 प्लस टॉप एडुकेटरों की जो टीम है, जो आपको पढ़ाती है, बताती है चीजों को। ठीक है, तो चलिए अनअकैडमी अंडरस्कोर नवनीत सरन के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता होगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। टॉप एडुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ माय डियर फ्रेंड्स, फिर से हम लोग जो है पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।